नमस्कार साथियों, मैं राजेश सिसोदिया और इस समय आप देख रहे हो आरजे भारत न्यूज़ सेवा। जैसा कि हम सब जानते हैं, मणिपुर की घटना के विषय में, जो कि मणिपुर की घटना ने न केवल भारत का परंतु विश्व भर में मानव जाति का नाम को शर्मसार कर दिया है। तो इस घटना के चलते आदिवासी समाज के आज्ञावान, सामाजिक कार्यकर्ता, विभिन्न दल और महिलाएं, बहनें, बच्चे सब मिलकर ज्ञापन भी सौंप रहे हैं। और आज हमारे बीच में सामाजिक कार्यकर्ता केतन भाई बामने जुड़े हुए हैं। उनसे हम विशेष चर्चा करेंगे कि मणिपुर का मुद्दा क्या है और क्यों ये घटना ने इतना विराट रूप लिया है। तो हमारे बीच में जुड़े हैं केतन भाई बामने साहब, जोहार। जोहार, जय आदिवासी। जी सर, तो हमें बताइए कि जो ये एक घटना जो मणिपुर में घटित हुई है, बच्चा उसको जानता है, इसने इतना विराट रूप किस प्रकार से लिया और कब ये घटना घटित हुई और आखिरकार ये लोग कौन हैं और किनका हाथ इसके पीछे सर? जो मणिपुर राज्य में जो घटना बनी है जी, वो वैसे मणिपुर राज्य में 3 समुदाय के लोग रहते हैं, मैतेई, कुकी और नागा समुदाय। भारत जब आज़ाद हुआ तब पहले नागा और कुकी दोनों समुदाय हैं, उसको आदिवासी में लिया गया है, एसटी का दर्जा भी दिया गया है। और वहाँ पर जो 3 समुदाय है उसमें मैती समुदाय है जो ओबीसी में आता है, और जो अभी वो मैदानी प्रदेश में रहता है, और जो 80% एरिया है जो पहाड़ी एरिया है वहाँ कुकी और नागा लोग रहते हैं। तो जो नागा और कुकी जो वाला एरिया है वो शेड्यूल 6 में आता है। तो वहाँ का जो खनिज है, जल जंगल ज़मीन है और जो वहाँ की जो पैदाइशी चीज़ है उस पर हक जमाने के लिए, और जो मैती समुदाय है उन्होंने जो एसटी अनुसूचित जनजाति का सर्टिफिकेट की जो मांग की है उसका विरोध कई सालों से चल रहा है। पर जो आज जो उनकी मांग है वो कहीं ना कहीं मैती समुदाय राजनीतिक अवस्था में सबसे आगे है। मैतिक समुदाय के जो समुदाय में से ही मुख्यमंत्री आते हैं। तो जो पूरा मैती समुदाय है जो हिंदुत्व के नाम से यानी वो लड़ाई आगे कर रहा है। जो कुकी और नागा समुदाय है जो कहीं ना कहीं उनको ऐसा बताया जाता है कि जो ईसाई से जुड़ा हुआ है, पर हम लोग मानते हैं कि हर आदिवासी जो समुदाय है हर जगह पर उसमें 5 से 10% ईसाई में मानने वाले लोग हैं। पर पूरा जो आदिवासी समाज है, आदिवासी समुदाय जितने भी है, उनको ईसाई के साथ तोलना ये कहीं ना कहीं पूरे समुदाय की यानी कहीं ना कहीं बुराई की जाती है ऐसा लग रहा है। और जो ये अत्याचार हो रहा है कहीं ना कहीं इसमें पूरा जो मणिपुर के जो राजनीतिक लोग हैं, मुख्यमंत्री है, वो कहीं ना कहीं उनसे मिले हुए हैं। तब ये ऐसा लग रहा है, नहीं तो ये केंद्र सरकार में भी जो बड़ा प्रधान है नरेंद्र मोदी जी, वो भी कहीं ना कहीं चुपकी दी है। तो आज गुजरात के जो आदिवासी है, जो आबू से उमरगांव तक का जो एरिया है वो पूरा ट्राइबल एरिया है, शेड्यूल 5 एरिया है। कहीं ना कहीं डर है कि आने वाले समय में ये पूरे भारत के आदिवासियों के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो आज गुजरात में पहले तो हमने दाऊद बंद का जो समर्थन किया था, तो ऐसा गुजरात बंद का भी समर्थन हुआ है। तो कहीं ना कहीं आवेदन दिए जा रहे हैं, कहीं बंद का वो हो रहा है, और कहीं ना कहीं थोड़ी आक्रोशता भी हो रही है। पर शांतिपूर्ण जो आवेदन की जो प्रक्रिया है कहीं ना कहीं एक डर के माध्यम है कि जो आदिवासी के साथ आगे क्या हो सकता है। सर, जो आपने बात कही कि 3 प्रकार के समुदाय है वहाँ पर, और साथ ही साथ जिस प्रकार से आपने बताया आवेदन के विषय में जो आवेदन दिया जा रहा है, तो आवेदन जो आप लोग दे रहे हैं, क्या आवेदन की प्रतिक्रिया आप लोगों को उसका प्रत्युत्तर मिल रहा है? कुछ लोगों ने, कुछ बहनों ने इस प्रकार से भी कहा कि हमें भी कुछ हथियार दिए जाए हमारी सुरक्षा के लिए, इस प्रकार की भी बातें हमने सुनी है। तो ये आदिवासी बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार क्यों? जिस प्रकार से पिछले दिनों में हम देखें, सूरत शहर के नजदीक एक गांव में एक गरीब परिवार, जो कि मध्य प्रदेश से एक आदिवासी परिवार काम के लिए मजदूरी के लिए आता है, 4 साल की बेटी के साथ वहां पर दुष्कर्म होता है। मध्य प्रदेश की बात करें तो नेमावर जिला अछूता नहीं है। नेमावर क्षेत्र के अंदर भी आदिवासियों के साथ अत्याचार हुआ, वहां पर उनके साथ दुष्कर्म हुआ और उनको मार दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं मतलब क्या है, हर जगह ST/SC के ऊपर ही इतना अत्याचार क्यों हो रहा है और इसकी सुनवाई क्यों नहीं हो पा रही है? सरकार चुप्पी क्यों साधे है? आज आदिवासी समाज जाग रहा है, कहीं ना कहीं एक हो रहा है। तो जो हर जगह पर आदिवासी एकता की जो मुहिम चल रही है उसमें जो
कुछ बाहरी लोग हैं जो बाहर से आए और भारत में यानी आज मूल नागरिक का यानी जजमेंट दे रहे हैं कि भाई हम लोग यहीं के हैं। तो उन लोग को कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि आदिवासी अगर एक हो जाएंगे, आदिवासी जाग जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उनको उसके बारे में जलन सी होती है कि फिर एक ऊंच नीच का भेदभाव, जैसे भाजपा सरकार आई तब से ज़्यादा हो गया है। ऊंच नीच का भेदभाव पहले भी था, पर जैसे अभी जो ये सब मुहिम चल रही है उसमें भेदभाव की रेखा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये भेदभाव की रेखा इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि वहाँ आक्रोशता का माहौल हो गया है। तो जहाँ जहाँ जैसे ये घटना बनी है तो हर जगह पर जैसे आदिवासी पर जो अत्याचार हुआ है तो कहीं ना कहीं मूल मालिक होने की जो एक मांग उठी है उसमें इनका आक्रोश है वो ज़्यादा बढ़ रहा है। और जैसे भारत की ऐसे आदिवासी महिला पर नहीं, भारत की हर महिलाओं पर ये घटना बनती है तो भारत एक शर्मनाक स्थिति पर पहुंच गया है। और ये आज भाजपा सरकार जो है पूरा भारत में एक सत्ता पर रौब जमा रही है। तो कहीं ना कहीं इस रौब के जो कार्यकर्ता है और जो आरएसएस के कार्यकर्ता है, कहीं ना कहीं इसका जो आदिवासी और जो दलित कम्युनिटी है उसको कहीं ना कहीं दबाने के लिए ये छोटी छोटी जो या एक बड़ी मुहिम चला रहा है। उसके सामने एक डर है कि आदिवासी भारत का मूल मालिक कहीं ना कहीं नुकसान ना हो जाए, भारत के मूल मालिक पर कहीं ना कहीं नुकसान ना हो जाए। यही हिसाब से आज भारत के जो आदिवासी है कहीं ना कहीं एक होने की और इतनी घटनाओं पर आगे घटना ना हो इसके बदले में आवेदन दिए जा रहा है। तो ये आवेदन इसलिए दिए जा रहा है कि आज एक भाजपा सरकार ने ही रास्ता दिया है कि हमने राष्ट्रपति एक आदिवासी बनाया है, कई राज्यों में गवर्नर भी आदिवासी बनाया है, पर इसका जो आदिवासी को यानी सुरक्षा मिलनी चाहिए और उसके हक अधिकार मिलने चाहिए वो कहीं ना कहीं हमारे छीने जा रहे हैं। और जो बने हैं राष्ट्रपति भी बने हैं, गवर्नर भी जो बने हैं, तो वो कहीं ना कहीं ये सत्ता के माहौल में कहीं दबे है। तो उसके लिए आज आदिवासी खुद आगे आके आवेदन दे रहे हैं। और आवेदन अगर जैसे कुछ समय के बाद जैसे आवेदन का कोई हमें नहीं मिल रहा है जवाब, तो फिर जो ये माहौल है वो कहीं ना कहीं शांत होकर आक्रोश की तरफ बढ़ेगा। ऐसा जो हमें ग्राउंड लेवल पर सर्वे करते हैं तब पता चलता है। देखिए, इन्होंने कहा है जानकारी के अनुसार बाबा ने साहब की कि राष्ट्रपति भी आदिवासी है, कहीं सांसद, कहीं गवर्नर, कहीं विधायक भी और कहीं नेता, बड़े नेता आदिवासी दल के। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज भारत के हर जो सामाजिक कार्यकर्ता है उस पर आगे आए। और ये राजकीय पार्टी है जो अपना वो वोट बैंक के हिसाब से चलती है, उसमें छोटे मोटे जो जैसे ये नागा और कुकी वहाँ बहुत कम संख्या में है, यानी वो 40% में, 60% में मैती है। तो ऐसा लगता है उनको कि जैसे पूरा राज्य है जो अगर ऐसे मैती के साथ हम ना रहे तो कहीं ना कहीं हमारा पूरा राज्य जो हमें भाजपा सत्ता में मिला है कहीं ना कहीं निकल जाएगा हाथ से। तो उस डर से वो मैती के तरफ रहते हैं और कुकी और नागा की बात सुनते नहीं है। तो ऐसे यहाँ गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में भी ऐसे समुदाय है जो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी ऐसे बोगस अनुसूचित जनजाति के सर्टी जो बोलते हैं एसटी का सर्टिफिकेट यहाँ पर बहुत सारी मात्रा में दिए जाते हैं। आने वाले समय में यहाँ पर ऐसा माहौल खड़ा होगा। इससे पहले ही जो हमारी बात हम आवेदन के माध्यम से या ज्ञापन के माध्यम से कहीं ना कहीं एक आक्रोश के रूप में हमें आदिवासी एकता का स्वरूप दिखाने की कोशिश करते हैं। सर, मुझे याद आ रहा है एक फिल्म पठान का दृश्य था और उस दृश्य में भगवा जो कपड़ा पहन गया था, हीरोइन पहनती है, तो उसके ऊपर पूरा बवाल मच गया था। लेकिन आज यहाँ पर आदिवासी समाज की जो बहन बेटियों को नग्न करके पूरे रोड पर उनका जुलूस निकाला जाता है, उन्हें उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया जाता है, उन्हें मार दिया जाता है। तो मतलब ये देश किस दिशा में जा रहा है? कहीं ना कहीं लग रहा है कि सरकार के अंदर बहन बेटियां जो सुरक्षित नहीं है, लेकिन सरकार बेटियों का पीट रही है कि बहन बेटियां सुरक्षित है। तो आप क्या कहना चाहेंगे सर? यहाँ भारत देश में जैसे पहले ऐसा देश आज़ाद हुआ, फिर कॉन्स्टिट्यूशन का जो महत्व दिया गया था कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना है। पर जैसे जैसे भाजपा सरकार सत्ता में आई है तब से कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा साइड पर रख के धर्म पर कॉन्सेंट्रेशन किया जाता है। तो हिंदुत्व के नाम पर यानी वोट बैंक भी कलेक्ट की जाती है और जैसे जैसे कोई भी मुहिम बनती है तो उसको हिंदू, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम ये करके उसको डाइवर्ट किया जाता है। और उसमें एक यानी उबाल आ रहा है कि भाई हम लोग बहन बेटियों के सुरक्षित कर रहे हैं, पर कहीं न कहीं ये जो धर्मशास्त्र की जो मोनोपोली है वहाँ पर
बहुत बड़ा अन्याय, सबसे ज़्यादा अन्याय जो है वो महिलाओं पर और पीड़ित महिलाओं पर, आदिवासी महिलाओं पर जो हो रहा है, उस पे जो एक जो ऊंच नीच का भाव है वो कहीं ना कहीं एक धर्मशास्त्र के हिसाब से वो पूरा भारत देश उसकी तरफ खींचना चाहते हैं। और जो आदिवासी और दलित है उनको कहीं ना कहीं जो पहले एक राज्य व्यवस्था बनाई थी, हर रियासत में जो राज्य व्यवस्था थी, उस राज्य व्यवस्था से फिर वापस वो जो लाना चाहते हैं, उसमें भारत का जो अर्थव्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है और सामाजिक समुदायों की जो अपनी एक रीति रूढ़ी व्यवस्था है, वो कहीं ना कहीं ये धर्म युद्ध के हिसाब से पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को अस्त नष्ट करना चाहते हैं। ऐसा छोटी छोटी मुहिमों में हमें देखने को मिलता है। पर जैसे आज जो भाजपा सरकार है, जो भाजपा सरकार को मैं मीडिया माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये सब मुहिम छोड़ के, धर्म के मुहिम छोड़ के, हर जो समुदाय है, हर धर्म के लोग हैं, जैसे मुसलमान है, ईसाई है, सिख है और हिंदू है, सबको एक साथ ले करके और सबको, यानी सब, भारत सबका देश है, खाली हिंदुओं का देश नहीं है, हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये जो है बिन सांप्रदायिक राष्ट्र है। ये मुहिम पर आगे आना चाहिए, तभी भारत की जो एक छवि है, जो सोची है, जो अपने क्रांतिकारियों ने, आदि जो सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, जो देश के लिए लड़े हैं, जो उन सब ने सोची है, वो ये जो चित्र है वो चित्र तब दिखाई देगा। सर, एक और सवाल था मेरा आपसे कि जिस प्रकार से हम सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं कि इन दिनों में जो कहीं ना कहीं जो मेन मुद्दा है उससे सरकार हमें भटका रही है। पहले यूसीसी की बात करी, तो यूसीसी क्या है, उस मुद्दे पे जब बातें चलने लगी, फिर हमने देखा कि एक पबजी के माध्यम से एक पाकिस्तानी बहन को हमारे हिंदुस्तानी भाई सचिन नाम के लड़के से प्यार हो जाता है। सारी मीडिया उनके ऊपर फोकस कर रही है। तो जैसे भारत में पहले न्यूज़पेपर एक क्रांति लाने वाली चीज थी, मीडिया एक क्रांति लाने वाली चीज थी। भारत को सही दिशा में और सही जगह पर सही सोच रखने के लिए, और भारत किस दिशा में जा रहा है वो एक लीगली तरीके से चलते थे। पर आज जो बहुत सारी ऐसी मीडिया है जो मीडिया दलाल बोले जाते हैं, और जो जैसे सत्ता में जो लोग हैं उन्हीं की खिंचाई में रहते हैं, उन्हीं को अच्छा दिखाने की कोशिश में रहते हैं। तो वो जैसे जो सत्ता में रहेगा तो मीडिया उसी की रहेगी, तो उसका नाम रहेगा, तो उसके हिसाब से मीडिया बहुत ज़्यादा यानी खिंचाई रहती है। तो उसमें भारत की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं पूरी डगमग सी लग रही है। तो मीडिया को, मैं तो मीडिया माध्यम से मीडिया वालों को बोलना चाहता हूँ कि जो सही है, सही तरह से है, और जो भारत को सही दिशा में कैसे लिया जाए उस तरह से आगे बढ़ा जाए, ना कि राष्ट्रवाद, जैसे हिंदू राष्ट्रवाद बनाओगे तो मैं बोल रहा हूँ कि पूरा बिन सांप्रदायिक राष्ट्र बनाओ, प्रकृति राष्ट्र बनाओ, और जो जल जंगल जमीन है और जो पहाड़ी है, जो पेड़ है, उनको सुरक्षित रखा जाए, और जो मानव समुदाय जो बोले जाते हैं उसमें नर नारी की जो यानी एक नर नारी को एक भगवान का रूप समझा जाए, तो हर महिलाओं को भी ऐसा लगेगा कि नहीं, हम जहाँ रह रहे हैं तो भारत में हमें सुरक्षा मिल रही है। ये सुरक्षा के वादे किए जा रहे हैं, पर सुरक्षा जैसे धरातल है जो दिख नहीं रही है और मीडिया उसे दिखा नहीं रही है। तो साथियों, इस समय हमारी बहुत सारी चर्चा मणिपुर के विषय में यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता केतन भाई बामणे के साथ हो रही थी, जो कि दाओद से बिलोंग करते हैं। साथ ही साथ में उन्होंने हमें सोशल मीडिया के जो काम है वो भी उन्होंने हमें बताए, और उन्होंने बताया कि वास्तविकता क्या है, भारत किस दिशा में बढ़ रहा है। यह भारत जिसमें मैं और आप रहते हैं, यह भारत कभी सोने की चिड़िया कहा जाने वाला हमारा देश है, और आज भी यह सोने की चिड़िया है। लेकिन मणिपुर की घटना ने आज हमारे भारत का नाम शर्मसार कर दिया है, और हमारे रूह कांप जाती है, हमारे रोंगटे कांप जाते हैं जब किसी बहन बेटे के ऊपर इस प्रकार के दुष्कर्म और अत्याचार होते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लूंगा, आपका मित्र राजेश सिसोदिया। जय हिंद, जय भारत। बने रहिए आर्य भारत न्यूज़ 7 के साथ, सतर्क और सावधान रहिए। धन्यवाद।